नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की दुनिया में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में बच्चों की कहानियों की किताब लगती है, लेकिन असल में ये शासकों, रणनीतिकारों और लीडर्स के लिए लिखा गया एक पावर पॉलिटिक्स का मैनुअल है। हम बात कर रहे हैं हितोपदेश की, जिसे नारायण पंडित ने लिखा है। बिल्कुल। और यही तो इसका सबसे बड़ा कमाल है। मतलब ये शेर, बंदर और सियार की कहानियों के पर्दे के पीछे आपको कूटनीति, विश्वासघात और शासन करने की कला सिखाता है। हाँ, इसे अक्सर लोग पंचतंत्र का छोटा भाई कह देते हैं। जी, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं है। वही तो, ये बात मुझे हमेशा से दिलचस्प लगती है। मतलब ये पंचतंत्र से प्रेरित जरूर है, लेकिन इसका एक बहुत ही साफ और फोकस्ड मकसद था। हाँ, जहां पंचतंत्र कह सकते हैं राजकुमारों को सामान्य नीति और व्यवहार सिखाता है, वहीं हितोपदेश एक कदम आगे जाता है। यह उन्हें एक शासक की तरह सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसकी संरचना, इसके गहरे संदेश और वो अनोखी शैली जिसने इसे सदियों बाद भी इतना प्रासंगिक बनाए रखा है। और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ग्रंथ लिखा गया था राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए, जिन्हें आगे चलकर एक राज्य चलाना था। तो यहाँ दांव पर सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य था। अच्छा। उन्हें किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो व्यावहारिक समझ देनी थी जो सत्ता के गलियारों में जिंदा रहने और सफल होने के लिए जरूरी है। और इसका जरिया बनाया गया कहानियों को, क्योंकि शायद कड़वी सच्चाइयों को पचाने का इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी बनावट से ही शुरू करते हैं। हितोपदेश को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है और ये मुझे एक लीडर की यात्रा के 4 पड़ाव की तरह लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। पहला है मित्र लाभ, यानी मित्र की प्राप्ति। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है कि दोस्त बनाओ, पर क्या ये वाकई इतना ही सरल है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नेटवर्किंग या दोस्त बनाने की बात नहीं कर रहा। ग्रंथ ये कह रहा है कि एक शासक के लिए सही सहयोगी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। और गलत सहयोगी? सबसे बड़ा खतरा। ये एक आधुनिक स्टार्टअप की तरह है। फाउंडर कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर उसकी शुरुआती टीम सही नहीं है तो वो नाकाम होगा। हाँ, ये तो है। हितोपदेश इसी यूनिवर्सल नियम की बात कर रहा है। सही लोगों को पहचानना, उन्हें अपने साथ लाना और एक ऐसा गठबंधन बनाना जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। यानी ये दोस्ती में भी एक तरह की स्ट्रैटेजी देखने की बात कर रहा है। ये थोड़ा नींझंगहन नहीं लगता कि आप दोस्ती को भी फायदे नुकसान के नजरिए से देखें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पर ग्रंथ इसे निंझंगा नजरिए से नहीं, बल्कि व्यवहारिक नजरिए से देखता है। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक कौवा, एक चूहा, एक कछुआ और एक हिरण दोस्त बनते हैं। ओह हाँ हाँ, मैंने सुनी है। चारों अलग अलग प्रजाति क्या, सबकी अपनी अपनी ताकत और कमजोरी। कौवा दूर तक देख सकता है, चूहा किसी भी जाल को काट सकता है, हिरन तेज दौड़ सकता है और कछुआ पानी में माहिर है। बिल्कुल। तो जब हिरन एक शिकारी के जाल में फंस जाता है तो ये चारों मिलकर उसे बचाते हैं। कौवा शिकारी को दूर से आते देखता है, चूहा जाल काट देता है और कछुआ शिकारी का ध्यान भटकाता है। ये कहानी यही सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और एक दूसरे की क्षमताओं पर टिकी होती है। वाह, मतलब एक मजबूत टीम वही है जिसमें विविधता हो और हर सदस्य दूसरे की कमी को पूरा करे। एकदम। तो ये विविधता और टीम सिनर्जी जैसे आधुनिक कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट्स की बात सदियों पहले कर रहा था। ठीक है, तो आपने एक गठबंधन बना लिया, एक मजबूत टीम तैयार कर ली, लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू आता है जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, मित्र भेद। हाँ, दोस्तों में फूट। ये बताता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। एकदम। और यहीं पर हितोपदेश मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ दिखाता है। मित्रभेद सिखाता है कि कैसे संदेह, ईर्ष्या और गलतफहमी का एक छोटा सा बीज सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकता है। ये बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपकी नींव पर हमला करता है। इसकी सबसे क्लासिक कहानी शायद वो शेर और बैल की है। हाँ, पिंगलक नाम का शेर राजा था और संजीवक नाम का बैल उसका सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बन गया था। दोनों की दोस्ती अटूट थी, लेकिन दमनक और करटक नाम के 2 सियार जो मंत्री पद पाना चाहते थे, वो इस दोस्ती से जलते थे। हाँ। और देखिए कि वे फूट कैसे डालते हैं। वे सीधे सीधे झूठ नहीं बोलते, वे एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। अच्छा, कैसे? दमनक शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, संजीवक आजकल कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा लगता है। मैंने उसे कहते सुना है कि वो आपकी जगह लेना चाहता है। वो कोई सबूत नहीं देता,
बस एक शक का बीज बो देता है। और फिर वो बैल के पास जाता है। हाँ, और उससे कहता है, मित्र, महाराज आजकल तुमसे कुछ खफा लगते हैं। वो तुम्हारी बढ़ती ताकत से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और शायद तुम्हें रास्ते से हटाने की सोच रहे हैं। और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। शेर जो अपने सबसे वफादार दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब उसकी हर बात में साजिश देखने लगता है। और बेल भी डर जाता है और राजा से दूरी बनाने लगता है। ये बढ़ती दूरी शेर के शक को और पुख्ता कर देती है। और अंत में एक छोटी सी गलतफहमी के चलते शेर अपने सबसे काबिल सलाहकार को मार डालता है। और बाद में पछताता है। ये कहानी तो आज के कॉर्पोरेट या राजनीतिक गलियारों की हकीकत लगती है। बिल्कुल, ये शासकों के लिए एक सीधी चेतावनी है। फुसफुसाहटों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करो। अपने सलाहकारों को सुनो, लेकिन उनकी नीयत को भी परखो। ये तो एक तरह से काउंटर इंटेलिजेंस का पहला पार्ट है। कह सकते हैं। ये सिखाता है कि सूचना को कैसे फिल्टर किया जाए और कैसे कोई बाहरी ताकत आपके संगठन के भीतर दरार ना डाल पाए। तो एक बार जब आप दोस्त बनाना और उन रिश्तों को बचाना सीख जाते हैं, तो सवाल उठता है कि तब क्या करें जब दोस्ती संभव ही न हो, जब टकराव जरूरी हो जाए। यहीं पर हितोपदेश का तीसरा सिद्धांत विग्रह सामने आता है। हाँ, संघर्ष की कला। और यहाँ भी, जैसा मुझे लगता है, ग्रंथ का नजरिया बहुत संतुलित है। बिल्कुल है। ये युद्ध को महिमा मंडित नहीं करता। ये संघर्ष को एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मतलब तभी जब बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हो। हाँ, केवल तभी। तो ये किस तरह की रणनीतियों की बात करता है? क्या ये सिर्फ दुश्मन पर हमला करो जैसा सीधा उपदेश है, या इसमें और भी गहराई है? नहीं, इसमें बहुत गहराई है। ये सबसे पहले आत्ममूल्यांकन की बात करता है। अपनी ताकत क्या है, अपनी कमजोरी क्या है, और दुश्मन की? हाँ, दुश्मन की ताकत और कमजोरी क्या है। क्या युद्ध का समय सही है? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? ये सिखाता है कि जल्दबाजी में लिया गया युद्ध का फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। तो ये सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। या आर्थिक ताकत, सहयोगियों के समर्थन और जनता के मनोबल की भी बात करता है। एक बुद्धिमान राजा लड़ाई शुरू करने से पहले ही ये हिसाब लगा लेता है कि वो उसे खत्म कैसे करेगा। और इसी से हम इसके चौथे और आखिरी भाग पर पहुंचते हैं, जो इस पूरी साइकिल को पूरा करता है। जहां संघर्ष है, वहां समाधान भी होना चाहिए। चौथा भाग है संधि, समझौता या शांति। बिल्कुल। क्योंकि ग्रंथ का अंतिम लक्ष्य विनाश नहीं बल्कि स्थिरता है। विग्रह और संधि को एक साथ रखकर नारायण पंडित ये सिखा रहे हैं कि किसी भी संघर्ष का अंतिम उद्देश्य एक स्थायी शांति होनी चाहिए, न कि सिर्फ दुश्मन का सर्वनाश। सही कहा। एक बुद्धिमान शासक केवल युद्ध जीतना नहीं जानता, बल्कि वो ये भी जानता है कि शांति कैसे स्थापित की जाती है और उसे बनाए कैसे रखा जाता है। तो एक अच्छी संधि या शांति समझौते की क्या पहचान है इस ग्रंथ के अनुसार? क्या इसका मतलब हमेशा झुकना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति की कला है। ये सिखाता है कि कब अपनी बात पर अड़े रहना है और कब लचीलापन दिखाना है। अच्छा। एक अच्छा समझौता वो है जिसमें दोनों पक्षों को लगे कि उन्हें कुछ मिला है, भले ही उन्हें कुछ छोड़ना भी पड़ा हो। एक ऐसा समझौता जो दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अपमानित कर दे, वो शांति नहीं लाता, बल्कि भविष्य के एक और युद्ध के बीज बोता है। बिल्कुल। ये बहुत ही परिपक्व राजनीतिक सोच है, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतनी ही सच है। ये तो अद्भुत है कि कैसे ये चार स्तंभ, मित्रलाभ, मित्रभेद, विग्रह और संधि, मिलके नेतृत्व और जीवन का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि इतनी गहरी, जटिल और कभी-कभी क्रूर राजनीतिक सलाह जानवरों की कहानियों के जरिए क्यों दी गई? इसे सीधे सीधे एक राजनीतिक ग्रंथ की तरह क्यों नहीं लिखा गया? ये सवाल इसकी सबसे बड़ी खूबी का राज खोलता है। इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक और वो व्यवहारिक कारण थे। जैसे कि? पहला और सबसे साफ कारण है पहुंच और यादगार होना। एक जटिल राजनीतिक सिद्धांत को याद रखना मुश्किल है, लेकिन एक चालाक सियार और मूर्ख शेर की कहानी, वो सालों तक याद रहती है। हाँ, ये शिक्षा को रोचक और सुलभ बना देता है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई और गहरा मकसद भी था? हाँ, बिल्कुल। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा। सोचिए, आप एक राजकुमार को सिखा रहे हैं कि राजा कभी-कभी अहंकारी और मूर्ख हो सकते हैं, या मंत्री चापलूस और धोखेबाज हो सकते हैं। जी। अगर आप ये बात सीधे-सीधे कहेंगे तो आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक शक्तिशाली लेकिन मूर्ख शेर की कहानी सुनाते हैं, जो एक चालाक सियार की बातों में आ जाता है, तो आप अपनी बात भी कह देते और किसी को सीधे नाराज भी नहीं करते। बिल्कुल।
ये अपनी बात को सुरक्षित रूप से कहने का एक बहुत ही चतुर साहित्यिक तरीका था। यानी ये एक तरह का पॉलिटिकल सटायर था जो मनोरंजन के पर्दे के पीछे गंभीर आलोचना कर रहा था। कह सकते हैं। और तीसरा कारण है सार्वभौमिकता। पशु पात्र किसी विशेष समय, संस्कृति या भूगोल से बंधे नहीं होते। एक चालाक लोमड़ी या वफादार हाथी का चरित्र दुनिया की हर संस्कृति में लगभग एक जैसा ही समझा जाता है। सही बात है। इससे हितोपदेश के सबक काल और सीमाओं से परे हो जाते हैं। और इसी के साथ लेखक ने हर कहानी के सार को नीति श्लोकों में पिरो दिया है। ये श्लोक कोट करने लायक सूक्तियों की तरह हैं, जो पूरी कहानी का निचोड़ 1 या 2 पंक्ति में दे देते हैं। और अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए उपनिषदों और दूसरे शास्त्रों से भी उद्धरण दिए गए हैं। हाँ, ताकि ये सिर्फ लोक कथा न लगे, बल्कि एक गंभीर दार्शनिक ग्रंथ का सम्मान पाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? हितोपदेश आज के दौर में एक व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है? सार यह है कि हितोपदेश सिर्फ जानवरों की कहानियों का संग्रह नहीं है। ये मानवीय स्वभाव, शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिखाता है कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सही सहयोगी कैसे चुनें, मतलब मित्र लाभ, ऑफिस पॉलिटिक्स और धोखेबाजी से कैसे बचें, मित्र भेद, सही है, जरूरी होने पर अपने हक के लिए कैसे लड़ें, विग्रह, और अंत में रिश्तों में और विवादों में शांति और समझौता कैसे स्थापित करें, संधि। ये सबक आज एक कॉर्पोरेट मैनेजर, एक उद्यमी या एक आम इंसान के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले एक राजकुमार के लिए थे। बिल्कुल सही। और यहीं पर यह ग्रंथ हमें एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये मानवीय राजनीति और व्यवहार सिखाने के लिए पशु पात्रों का उपयोग करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या शक्ति, गठबंधन, विश्वासघात और अस्तित्व के बुनियादी सिद्धांत इतने आदिम और मौलिक हैं कि वे इंसानों और जानवरों में एक जैसे ही काम करते हैं, या फिर ये केवल मानवता की कड़वी सच्चाइयों को, हमारी अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को अधिक स्वीकार्य बनाने का एक तरीका है? बिल्कुल। क्या ये आसानी से पहचानने का एक चतुर साहित्यिक तरीका है? क्या हम जानवरों की कहानियों में अपनी ही दुनिया का प्रतिबिंब देख रहे हैं, जिसे हम सीधे सीधे स्वीकार करने से